अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरान नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th. Today we are going to discuss the topic specificity of enzyme, and we will also discuss the fun facts in this chapter of enzyme. स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम का, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिकॉल भी कराऊंगी कुछ स्पेसिफिक फन फैक्ट्स, और साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगी, और साथ ही साथ आप लोगों के चैप्टर के अंदर कुछ छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप लोगों को, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को आने चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपना थोड़ा जहन पे ज़ोर डालना पड़ेगा और अपना थोड़ा दिमाग को एक्टिव करना पड़ेगा कि क्या ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं इनके आपको आंसर्स तभी आएंगे जब आपके सारे के सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करूँगी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, और साथ ही साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जैसे पता है चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ी थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, और हमने ये देखा था कि उन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की हुई थी जो कि थी कि हर एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक इन नेचर होता है। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक लाइन में बता दिया गया था, यानी एक सेंटेंस आपको एक स्टेटमेंट दे दी गई थी कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, या एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर। और इसका मतलब जो है वो क्या था कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट्स में। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है? और हमारी बॉडी में या हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने सारे एंजाइम्स हैं जो कि प्रेजेंट है, मगर हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास जो है वो बहुत सारे बेशुमार एंजाइम्स मौजूद हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन में डाल देंगे या किसी भी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और हर सबस्ट्रेट का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, यानी एंजाइम की एक्टिव साइट का और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी एक स्पेसिफिक जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर होता है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर या शेप को ही अपने साथ बाइंड करेगा। और हम ये देखेंगे कि इसी वजह से हम कहते हैं कि हर जो एंजाइम है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है अपनी नेचर में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे कि कैटालेज एंजाइम है वो कभी भी किसी स्टार्च की ब्रेकडाउन नहीं करेगा, या हम ये कहें कि क्या कैटालेज किसी लिपिड को ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैटालेज एंजाइम स्पेसिफिकली एक्ट करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे, और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ही ब्रेकडाउन करेगा और ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की ब्रेकडाउन करानी होगी तो हम इस रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे कैटालेज एंजाइम। इसके बाद अगर हम लाइपेज की बात करें तो लाइपेज एंजाइम जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक्ट करेगा लिपिड्स पे, और ये लिपिड्स को कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स में। इसी तरह अगर हम ये कहें कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करने के लिए एमाइलेज इस्तेमाल होगा, तो ये बात सही है क्या? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की ब्रेकडाउन करेगा और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करके अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड्स का जो पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकडाउन है वो प्रोटीएज एंजाइम की मदद से ही होगा, और ये पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीएज एंजाइम ही तोड़ सकता है, और
इन प्रोटीन्स को, लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, अमाइलेज सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के लार्जर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेगा इसके अपने छोटे यूनिट्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। यहाँ पर हम यूँ कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एंजाइम कैन कन्वर्ट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू इट्स प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कोई भी एंजाइम कभी भी किसी भी सबस्ट्रेट पर अपनी मर्जी के सबस्ट्रेट पर काम नहीं कर सकता। हमारे पास तकरीबन 2000 एंजाइम्स मौजूद हैं और हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए ही बना है। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ सबस्ट्रेट दिए गए हैं और यहाँ पर जो आपको डायग्राम शो हो रही है इसके अंदर आपको सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 और सबस्ट्रेट 3 दिया गया है और सिर्फ एक एंजाइम मौजूद है जो कि इन तीनों सबस्ट्रेट्स में से एक सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करा सकता है। आज का क्वेश्चन ये है कि इन तीनों में से कौन सा एंजाइम है जो कि इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2 या सबस्ट्रेट 3। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ और आप लोगों ने इसका आंसर सोचना है और बताना है कि कौन सा ऐसा सबस्ट्रेट है जो कि इस एंजाइम के साथ बाइंड करने जा रहा है। तो स्टूडेंट सोचिए और अपनी नोटबुक्स में ये स्पेसिफिक शेप ड्रॉ करें सबस्ट्रेट्स की और साथ ही ड्रॉ करें एंजाइम को और बाइंड कर दें एक सबस्ट्रेट को इस एंजाइम के साथ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएं और उसके बाद फिर क्या करें, इस सबस्ट्रेट और एंजाइम के कॉम्प्लेक्स को आप कन्वर्ट कर दें एंजाइम और प्रोडक्ट्स में। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस हैं या फन फैक्ट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। यानी एंजाइम के चैप्टर में आप लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस देखी थी और ये फन फैक्ट्स थे जो कि आप लोगों को मैं रिकॉल कराऊंगी और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन हैं, उनके आंसर्स आप लोगों को पता होने चाहिए, वो पूछूंगी आपसे और एंड पे हम लेंगे एक छोटा सा क्विज आपसे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप लोगों ने पढ़ा अपने ब्लू बॉक्स में वो क्या था कि आप लोग के ब्लू बॉक्स में गिवन है कि मेटाबॉलिज्म एक ऐसे टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड से ली गई और इसका मतलब क्या था, इस वर्ड का मतलब था चेंज और ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी इब्ने नफीस ने। इब्ने नफीस ने ये भी देखा कि ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमने टर्म क्यों यूज़ की, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइफ में जो हमारी बॉडी है और हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ये वक्त गुजरने के साथ साथ क्या करते हैं, चेंज अपने अंदर लाते जाते हैं और इसीलिए हमने ये कहा मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म इज़ अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन लाइफ। यानी कोई भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है और ये जो केमिकल रिएक्शंस का सेट होता है ये ही किसी भी लाइफ को क्या करते हैं, मेंटेन करता है। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हम लोग ने एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और आपके पास एक ग्राफ नज़र आया आपको जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा कि जब हम कोई भी ऐसा रिएक्शन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर एंजाइम मौजूद नहीं होगा तो उसके लिए तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, मगर अगर कोई भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होगा तो उसके अंदर एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा और आपको इस ग्राफ के अंदर नज़र आ रहा है कि एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो है और जो आपको अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन नज़र आ रहा है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई है। इसके बाद आप लोगों के पास दो स्टेटमेंट्स हैं और इन स्टेटमेंट्स के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो क्या है कि ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट। तो इनमें से आपको कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक लग रही है कि क्या जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, यानी
सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट है, यानी स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, या फिर जितने भी कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स हैं। तो हम ये देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। वो स्टेटमेंट है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं और वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को, लेकिन जितने भी कैटलिस्ट हैं उनका ज़रूरी नहीं है कि वो एंजाइम इन नेचर हों। इसी तरह आप लोग को एक और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई वो ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो ऐसे बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर हैं और ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। फिर आपको ये भी बताया गया, एक और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है कि हम ये देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो है ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड नहीं है या एक ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, बल्कि हम ये देखते हैं कि आरएनए भी जो है वो भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ये भी स्पीड अप कर सकता है केमिकल रिएक्शन को, और कुछ केमिकल रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट जो है वो आरएनए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि डाइजेशन जो है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, और डाइजेशन का प्रोसेस भी एंजाइम्स के बगैर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने एग्जांपल पढ़ी पेप्सिन एंजाइम की जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, और ये हमेशा एसिडिक एनवायरनमेंट में मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि जो इसकी पीएच है, जो कि इसकी ऑप्टिमम पीएच है पेप्सिन की, वो है 1.5 से 1.6, और ये इसकी ऑप्टिमम पीएच है। इसका मतलब ये है कि 1.5 से 1.6 पीएच पर पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है और मैक्सिमम प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में डाइजेस्ट करता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम ये डाइजेशन कर सकता है प्रोटीन्स की ऑन पीएच ऑफ 1.5 टू 1.6। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जो है वो एक और जो पीएच, ऑप्टिमम पीएच देखें डिफरेंट एंजाइम्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो 4 to 5 पीएच पर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो अल्कलाइन पीएच वैल्यू पर, यानी हम देखते हैं 7 से ऊपर पीएच पर जो है मैक्सिमम शो करेगा अपनी एक्टिविटी। इसके अलावा फिर एक और जो आपको बताया गया ऑप्टिमम टेम्परेचर के बारे में कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है उसको हम कहते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम्स जो है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर हम बर्ड्स के एग्जाम्पल लें तो बर्ड से रिलेटेड आप लोगों से एक क्वेश्चन किया गया है, और वो क्वेश्चन क्या है, वो शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि बर्ड्स की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बर्ड्स का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है, और ये जो एंजाइम्स होते हैं बर्ड्स की बॉडी में वो अपनी एक्टिविटी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होगा तो वो शो करेंगे। लेकिन अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि क्या बर्ड्स के एंजाइम्स में ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है वो टेम्परेचर को कम कर दें तो क्या वो अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर रखेंगे तो एंजाइम्स ऑफ बर्ड्स जो हैं वो तो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन अगर हम वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि बर्ड्स की बॉडी का है यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव, अगर हम इससे कम टेम्परेचर करेंगे तो ये जो इनके जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उनका रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि इनके एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोगों ने और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की वो ये थी कि हर एंजाइम जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है अपने एक्शन में, और हमने देखा कि कैटालेज एंजाइम हमेशा हाइड्रोजन परऑक्साइड के ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज एंजाइम्स जो होंगे वो हमेशा लिपिड्स के ब्रेक डाउन करेंगे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स जो होंगे वो प्रोटीएज एंजाइम्स से ही ब्रेक डाउन होंगे, और हम देखते हैं कि अमाइलेज एंजाइम स्टार्च की ब्रेक डाउन करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने एक और जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी वो ये थी कि बहुत सारे बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे वॉशिंग पाउडर्स हैं उनमें भी एंजाइम्स मौजूद होते हैं,
और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स हमारे कपड़ों पे मौजूद प्रोटीन, स्टार्च या किसी भी किस्म का जो स्टेन होता है इसको रिमूव करते हैं। और वो रिमूव कैसे करते हैं कि इन जो वॉशिंग पाउडर्स हैं या डिटर्जेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये डिटर्जेंट्स अपने अंदर रखते हैं एंजाइम्स, जैसे कि प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन स्टेन्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा, इसी तरह अमाइलेज एंजाइम रिमूव करेगा स्टार्च के स्टेन्स को, लाइपेज एंजाइम जो डिटर्जेंट में मौजूद होगा वो लिपिड्स या फैट्स या ऑयल के दागों को रिमूव करेगा। और अगर हम ये देखेंगे कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही सख्त होते हैं, यानी बहुत ही मुश्किल से रिमूव होते हैं और हमें इनको बहुत ही हाई टेम्परेचर यानी गर्म पानी में कपड़ों को भिगोना पड़ता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखेंगे यानी 60 से 70 या 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे पानी का, तो इस गर्म पानी में बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा किसी भी एंजाइम को टेम्परेचर देंगे तो वो एंजाइम की जो शेप होगी 3 डायमेंशनल वो क्या हो जाएगी, डीफॉर्म हो जाएगी और ये एंजाइम अपनी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमने इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया और हमने ऐसे एंजाइम्स जो हैं वो बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया थे जिनसे हमने इस तरह के एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया, और ये बैक्टीरिया हैं सल्फ़र बैक्टीरिया जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहते हैं और ऐसे गर्म पानी में रहते हैं जिसका टेम्परेचर तकरीबन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जितना होता है। और इस तरह इन एंजाइम्स को हमने सल्फ़र बैक्टीरिया से रिमूव करके या एक्सट्रैक्ट करके हमने इन एंजाइम्स को अपने बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स में डाला। और अब बहुत सारे बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जो कि हाई टेम्परेचर अगर हम वाटर का दें इन एंजाइम्स को या फिर हम इन डिटर्जेंट्स को एक बहुत ही गर्म पानी में डालें तो भी ये अपनी एक्टिविटी जो है वो क्या करते हैं, जारी रखते हैं और इन स्टेन्स को जो कि बहुत ही मुश्किल होते रिमूव होना वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि इस हाई टेम्परेचर पर भी ये एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते, क्योंकि हमने ये एक्सट्रैक्ट किए हैं ऐसे बैक्टीरिया से जो कि ऑलरेडी ऐसे पानी में रहने का आदी है जो कि इंतहाई गर्म होता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम लोगों ने जो बात की वो क्या थी, वो ये थी कि हमने 2 मैकेनिज़म्स पढ़े और ये मैकेनिज़्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वो है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल जिस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया वो एक जर्मन केमिस्ट था और ये इंट्रोड्यूस हुआ 1894 में, और हमने देखा कि ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा। उसके बाद हम लोगों ने जो मॉडल पढ़ा वो था इंड्यूस फिट मॉडल, और ये डैनियल कॉस्टलैंड ने इंट्रोड्यूस कराया। और ये इंट्रोड्यूस कब कराया था, ये इंट्रोड्यूस कराया था 1958 में। ये जो ईयर्स हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए। जो एंजाइम्स मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा स्पेसिफिक एंजाइम कौन से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करता है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इन मॉडल्स के नाम जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम शो कर रहे हैं और ये किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराए, कब इंट्रोड्यूस कराए, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ब्लू बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों को इस चैप्टर के दरमियान में कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे जो कि आपकी एक तरह से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ही थी, जो कि आप लोगों ने पहली बार जो है वो सुना कि कौन से एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट हैं, क्या सारे एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं या सारे कैटलिस्ट एंजाइम इन नेचर होते हैं, क्या प्रोटीन्स के अलावा और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैटलिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो ये सारी के सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को याद होने चाहिए और आप लोगों ने इनको हाईलाइट कर लेना है अपनी बुक में और अच्छे से इनको रिटन इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और अच्छे से इनको याद रखना है एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ ले लेती हूँ जो कि आप लोगों से इस पूरे चैप्टर में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे रिलेटेड ही है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज़ रोल ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात पता है कि कैटालेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हु इंट्रोड्यूस्ड इंड्यूस फिट मॉडल। तो ये भी पता है आप लोगों को कि डैनियल कॉस्टलैंड इंट्रोड्यूस इंड्यूस फिट मॉडल।
व्हेन लॉक एंड की मॉडल वॉज इंट्रोड्यूस, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता है कि 1894 में किसने इंट्रोड्यूस कराया था, एमिल फिशर ने इंट्रोड्यूस कराया था। और इसके अंदर जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है वो इस मॉडल का जो ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन है वो भी है, और साथ साथ जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी है जो आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद फिर व्हाट इज़ सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, तो इसका आंसर क्या है कि जब भी एक्टिव साइट्स ऑफ ऑल एंजाइम्स फुली ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो मज़ीद सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर सकता एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स के साथ, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हम इस पॉइंट को कहेंगे कि ये सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स है, मतलब मज़ीद एक्टिव साइट्स के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकते। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय टर्म मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म की टर्म का आपको मतलब पता है कि ये ग्रीक वर्ड से जो है वो निकला था और इसका मतलब था चेंज। हु इंट्रोड्यूस द टर्म मेटाबॉलिज्म, तो इसका मतलब भी आपको पता है कि किसने इंट्रोड्यूस कराया था, इब्न नफीस था वो साइंटिस्ट जिसने इंट्रोड्यूस कराया था टर्म मेटाबॉलिज्म को। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्विज था जो मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ज़ाहिर सी बात है हम सारे क्वेश्चंस तो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं आपसे पूछ सकते, लेकिन जो भी मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस या एग्जांपल्स या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताए उन सबको आप लोग हाईलाइट करें और इन सब की रिटन प्रैक्टिस भी करें। और हम अगले लेक्चर में समराइज़ करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और साथ साथ जो भी आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया उन सबको भी याद रखिएगा और एक दफ़ा रिटन प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ने डिस्कस किया कि किस तरह स्पेसिफिक एंजाइम्स स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करते हैं। हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि कौन से स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जो कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, और इन स्पेसिफिक एंजाइम के साथ अगर कोई भी सबस्ट्रेट आके लग जाएगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होना ज़रूरी है। तो फिर ये एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के साथ इस स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ साथ हमने इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस भी देखी जो कि आपके एंजाइम के चैप्टर में गिवन है और आपकी नॉलेज में इजाफा करती हैं। इन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन या फन फैक्ट्स को आपने याद रखना है, क्योंकि इन साइड बॉक्सेस से आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।